Assalamu alaikum class. Today is the first lecture of mathematics of 9th class. सबसे पहले हम लोग यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 का नाम है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसका मतलब है कि हम लोग इस लेसन में, इस चैप्टर में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स की तरफ आएंगे। मैट्रिसेस इज़ द प्लूरल फॉर मैट्रिक्स। ओके, सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, इसका मतलब है सबसे पहले रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है। एरे इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एनी डाटा। जब भी हम किसी डाटा को एक साथ लिखते हैं वो डाटा सेम टाइप का होना चाहिए। मतलब अगर रियल नंबर्स की बात हो रही है तो हमारे पास रियल नंबर्स का डाटा होगा तो हम लोग एरे कहेंगे उसको। जब हम लोग एक रेक्टेंगुलर एरे बना लेते हैं किसी भी डाटा की, मतलब अगर हम रियल नंबर्स की एरे बनाते हैं, रियल नंबर्स को एक दूसरे के साथ लिख के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जब उन्हें डाल देते हैं तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। इसके एग्जांपल में हम लोग ये देखते हैं कि मैट्रिक्स हमारे पास कैसी एक फॉर्म होती है कि जब हम लोग कुछ नंबर्स को इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालते हैं, ये वाली ब्रैकेट्स में, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है, आप इस एग्जांपल में डेफिनेशन याद करें, इस एग्जांपल में कोई भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। आगे हम मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ेंगे कि वो मैट्रिक्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। आप लोग पहले भी कुछ इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं क्लास में कि रो मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिखा है। आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी मैट्रिक्स इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ओके, तो ये वाली डेफिनेशन मैट्रिक्स की आप यहाँ से याद करनी है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट हम लोग बुक से देखेंगे रोज़ एंड कॉलम्स। रोज़ एंड कॉलम्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मैट्रिक्स के रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब उन्होंने लिखा हुआ है कि इन अ मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंट इन द हॉरिजॉन्टल वेज आर कॉल्ड रोज़। यानी कि हॉरिजॉन्टल वेज होते हैं ये वाली, इन लाइंस को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेज में प्रेजेंट होती हैं उनको हम लोग रोज़ कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास रोज़ के अलावा आ जाता है कॉलम्स। कॉलम्स के बारे में उसने लिखा है कि इन मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंट इन द वर्टिकल वे। वर्टिकल हमारे पास ऐसी लाइंस होती हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास ऐसी लाइंस होती हैं और वर्टिकल लाइंस हमारे पास इस तरह की लाइंस होती हैं। ये आपने याद रखना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल वेज में जो भी हमारे पास एंट्रीज होती हैं उनको हम रोज़ कहते हैं, और जो वर्टिकल वेज में हमारे पास होती हैं उनको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर हो गया मैट्रिक्स का कि मैट्रिक्स हमारे पास होता क्या है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जब हम लोग किसी भी रियल नंबर्स को लिखते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है, और मैट्रिक्स में रोज़ होते हैं और कॉलम्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आप पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है कि द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। कि किसी भी मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं वो हमें बताते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनता है। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि एम रोज़ को उन्होंने कहा है कि रोज़ हमारे पास एम से डिनोट करेंगे और जो कॉलम्स हैं उनको हम लोग एन से डिनोट करेंगे। तो अगर हम एम बाय एन करते हैं तो एम बाय एन इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आप लोग पहले इसके बारे में 8th क्लास में कैसे पढ़ते थे, अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता था टू बाय मतलब 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं तो आप इसको 2 क्रॉस 3 लिखा करते थे। लेकिन इस बुक में m बाय n लिखा हुआ है तो हम लोग ये वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे। ये वाला भी ठीक है लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल होगा। इसके एग्जांपल में देख लेते हैं कि एग्जांपल में इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में अगर हम लोग काउंट करें नंबर ऑफ़ रोज़, पहले हमने लिखना है नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 2, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ आर 2। कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, तो हमारे पास आ जाएगा 2 बाई 3। 2 बाई 3 इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब इसको 2 क्रॉस 3 भी लिखा जा सकता है लेकिन वही बात कि इस बुक का फॉर्मेट ये है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस हैं। जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है वो आप नोट से याद करेंगे और बाकी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आपने याद रखना है, इसकी डेफिनेशन नहीं है। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन आप याद करेंगे। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है, लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस देन ए इज साइड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए। कहते हैं कि दो मैट्रिसेस हमारे पास हैं, उन दो मैट्रिसेस को हम लोग एक दूसरे के इक्वल उस वक्त कहेंगे जब वो दोनों मैट्रिसेस ये 2 कंडीशंस फुलफिल करते होंगे। सबसे पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर मैट्रिक्स ए में का ऑर्डर 2 बाई 2 है तो इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं आमने सामने वाली एंट्रीज, वो भी इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है, ए एंड बी। अब वो कहते हैं अगर हम इनका ऑर्डर देखें तो 2 रोज़ 2 कॉलम्स, इसका ऑर्डर हमारे पास बन रहा है 2 बाई 2। ओके, अब इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें 2 रोज़ 2 कॉलम्स 2 बाई 2, मतलब कि दोनों का पहले वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, दोनों का ऑर्डर सेम है। नेक्स्ट हमारे पास बात थी देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है मतलब कि ये वाली 1 1 1 के इक्वल है,
मतलब कि पहली रो की पहली एंट्री इक्वल है, दूसरी रो की पहली एंट्री भी इक्वल है, -4 दोनों एक जैसे हैं। और 3 अगर हम इसको ऐड करके लिखें 2 + 1 तो ये 3 ही बनता है, यानी कि 3 के इक्वल हो गया। 4 - 2 कर दे तो 2 ही बनता है, यानी कि इन दो मैट्रिसेस में ऑर्डर भी सेम है और इन मैट्रिसेस में हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन हो गई कि इक्वल मैट्रिसेस हमारे पास दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज के लिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज सबसे पहले वाला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये आपने ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ये तो बहुत ईजी है, आपने बस काउंट करना है कि रोज़ कितने हैं। तो एक हम कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स आपके पास, आपने सबसे पहले काउंट करना है नंबर ऑफ रोज़ कितनी है। नंबर ऑफ रोज़ कितनी है काउंट करें। नंबर ऑफ रोज़ को हम लोग m से डिनोट करते हैं कि नंबर ऑफ रोज़ कितनी है 1 2 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 2। ओके, अब इसमें फॉर्मेट क्या था ऑर्डर का m/n 2/2। तो ये हमारे पास ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देख लेते हैं नंबर ऑफ रोज़ कितनी है 1 2 3। नंबर ऑफ रोज़ आर 3। कॉलम्स कितने हैं 1 2। नंबर ऑफ कॉलम्स आर 2। ओके, ऑर्डर का फॉर्मेट क्या था 3/2। ओके, अब ये वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देख लें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है। नंबर ऑफ एक ही रो है 1, कॉलम भी एक है, तो ये हमारे पास 1/1 का मैट्रिक्स है। बाकी सारे पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे, वो आपका होमवर्क है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वल मैट्रिसेस हमने फाइंड आउट करना है। इक्वल मैट्रिसेस की जैसे हम लोगों ने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी कि इक्वल मैट्रिसेस के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। एक पहली कंडीशन होगी कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड इज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी इक्वल। सबसे पहले हमारे पास जितने भी इन्होंने मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ये सारे मैट्रिसेस जो हमें दिए हुए हैं, हम सबसे पहले इनका बड़ी ऑर्डर चेक करेंगे, ऑर्डर क्या है, और फिर हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ चेक करके देख लेंगे कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल है। सबसे पहला वाला मैट्रिक्स है हमारे पास ए हमारे पास इसका, अगर हमारे पास ऑर्डर लिखने का एक ये तरीका होता है कि मैट्रिक्स के साथ भी हम ऑर्डर लिख सकते हैं। ब्रैकेट डालेंगे वाली ऑर्डर पेयर वाली 1, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास ये नंबर ऑफ रोज होती हैं, कॉमा डाल के नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसकी नंबर ऑफ रोज भी 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1 है, तो ये 1/1 का मैट्रिक्स हो गया। सेकंड मैट्रिक्स अगर देखें तो इसकी नंबर ऑफ रोज 1 है, तो पहले नंबर पे 1 आ जाएगा, कॉमा के बाद हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स आर 2, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये हम लोग इस तरह से सारी मैट्रिसेस की ऑर्डर इसके साइड पे लिख लेंगे। अब अगर हम देखें तो अब जो मैट्रिसेस इक्वल ऑर्डर की है, मतलब कि इसका ऑर्डर 1/1 है, इसका ऑर्डर 1/1 है, तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हो सकती हैं। सेकंड कंडीशन क्या चेक करनी थी, क्या इनकी एडजेसेंट एंट्रीज इक्वल है। अब इनकी एंट्रीज बिल्कुल इक्वल है 3, इसका मतलब है कि A इज इक्वल टू C। नेक्स्ट हमारे पास है देखें 3 B और D को अगर हम देखें तो इन दोनों का ऑर्डर तो सेम है 1 2 1 2, लेकिन इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है। यहाँ पे बी में पहली वाली रो का पहला एलिमेंट 3 है, लेकिन यहाँ पहली वाली रो का पहला एलिमेंट 5 है, इसका मतलब है ये दोनों इक्वल नहीं हो सकती। सेकंड कंडीशन फेल हो रही है यहाँ पे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं और कोई ऐसा है जो इसके साथ इक्वल हो रहा है, ये वाला मैट्रिक्स आई हमारे पास क्या है, इसका भी ऑर्डर 1/2 था और इसकी एंट्रीज भी हमारे पास इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो हमारे पास यहाँ हमें कैसे पता लगा, ये पता लगा हमें कि ए और सी इक्वल हैं क्योंकि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं और इनके आपस में वो ऑर्डर भी इक्वल है। और इस तरह से बी और आई इक्वल हैं, इस तरह से ई एच और जे ये 3 मैट्रिसेस इक्वल हैं और एफ और जी एक दूसरे के इक्वल हैं। अब ये जो पार्ट था सारा ये आपके पास ऑब्जेक्टिव था। अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, हमने इसको सॉल्व करना है। ये वाला यहाँ क्वेश्चन बुक पे ये है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन। अच्छा, हमने ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए ये वाला क्वेश्चन आपके पास सब्जेक्टिव पोर्शन में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम आपस में कंपेयर कर लेते हैं। मतलब a + c को हमने कंपेयर करना है 0 के साथ, a + 2b को कंपेयर करना है -7 के साथ, c - 1 हो जाएगा 3 के साथ कंपेयर। मतलब कंपेयर का मतलब है कि उन इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल करके लिख लेना है। और 4d - 6 को हम लोग 2d के साथ कर लेंगे। अब इन इक्वेशन के हमने नाम देना है, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। अब इनमें से हमने चेक करना है सबसे पहले हम कौन सी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि अगर हम लोग इस इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 सॉल्व हो सकती हैं। सबसे पहले हम कह लेते हैं कि सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 हम लोग c - 1 = 3, यानी कि अगर हम -1 को इस तरफ ले जाएं तो जो माइनस वाली वैल्यू होती है उस तरफ इक्वल के दूसरी तरफ जाके वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो माइनस था यहाँ पे 1 के साथ वो यहाँ आके प्लस में कन्वर्ट हो गया।
तो अगर हम इनको ऐड करें तो ये हो जाएगा 4। ओके, सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करें तो 4d माइनस 6 है ना, तो ये हमारे पास d जो है ना ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, d इस तरफ आ जाएगा, d यहाँ पर प्लस के साथ था, इधर आके इसमें माइनस साइन आ गया, और जो 6 था वो यहाँ पर माइनस के साथ था, तो जब ये उस तरफ जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइंस का ख्याल रखना है। ओके, अब इनको हम लोगों ने माइनस किया, 4d माइनस 2d इज इक्वल्स टू 2d, यानी कि जो भी आपके पास कोफिशिएंट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जो वेरिएबल है या कोई भी अल्फ़ाबेट है उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, साथ वाले जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो 4 माइनस 2 इज़ 2, 2d आ गया। अब जो हमारे पास ये 2 है ना, हमने d की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो क्या करेंगे हम, जो 2 है उसको दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। दोनों तरफ जब डिवाइड किया तो यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 के टेबल में 3 टाइम्स आता है 6, तो d की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अच्छा, हमारे पास c और d की वैल्यू आ चुकी है, मतलब कि हम लोग बाकी वाली जो ऊपर वाली 2 इक्वेशंस हैं उनको अब सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम लोग c की वैल्यू डाल दें तो हमारे पास इजीली a की वैल्यू आ सकती है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ा, उसके अंदर हम लोगों ने c की वैल्यू डाल दी, दैट वाज 4। अच्छा, अब उस इक्वल के दूसरी तरफ 0 था, 4 को हम लोग उस तरफ लेकर जाएंगे, यहाँ पर प्लस के साथ है, वहाँ जाकर माइनस के साथ हो जाएगा। और हमें पता है कि 0 के साथ कोई भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो वो वाला वही वाला नंबर आ जाता है। तो हमारे पास 0 माइनस 4 होगा तो वो 4 ही आ जाएगा, तो a की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमारे पास सारी वैल्यूज निकल आई और सिर्फ हमारे पास b की वैल्यू रह गई है। तो अब b की वैल्यू के लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में हमें अगर हम a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग a की वैल्यू डाल देते हैं। ओके, a की वैल्यू हमने यहाँ डाली, a की वैल्यू क्या थी, -4 है, तो हमने यहाँ पर b की वैल्यू को हाली सेपरेट करना है, तो इस -4 को हम लोग इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, और अगर यहाँ ये माइनस के साथ था तो इस तरफ आकर ये प्लस के साथ हो जाएगा, तो -7 + 4 हो जाएगा। तो -7 + 4 इज़ माइनस, जब -7 और प्लस माइनस और प्लस होता है तो उनका वो आपस में माइनस होते हैं, तो मतलब कि 7 - 3 4 होगा, तो 3 आ जाएगा। लेकिन जो साइन लगता है वो वाला लगता है जो सबसे बड़ी वैल्यू के साथ होता है। बड़ी वैल्यू यहाँ पर 7 है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। अब 2 भी है तो हम लोग 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ डिवाइड किया तो -3 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ रह जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। ओके, आज का हमारा लेसन